अलाउंस था और रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में तो नहीं कोई कन्फ्यूजन रहेगी है? ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा पॉइंट नंबर इसका 4 हो गया। 5 पढ़ना है आज। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी। इन ल्यू ऑफ का क्या मतलब होता है? इन ल्यू ऑफ का मतलब एनीवन? इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, ठीक है, उसकी बजाय। और इन एडिशन टू का मतलब होता है उसके साथ है। क्या कर ले? एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट इसकी बजाय, एक्सेप्ट तो नहीं आएगा ना। मतलब आपको कोई सैलरी दे रहा है, सैलरी के अलावा ये दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, सैलरी की बजाय ये दे रहा है, तो वो इन ल्यू ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, और इन एडिशन टू के वो सैलरी भी दे रहा है और सैलरी के साथ भी दे रहा है। ठीक है सही है, बन गया जहाज इसका। सही है जी। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग पॉइंट नंबर ए, कंसिडरेशन रिसीव फॉर एंटरिंग इनटू एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट में शामिल करने के लिए कोई रकम दी जाए, ठीक है, उसको अपना एम्प्लॉय बनाने के लिए कोई रकम दी जाए या कुछ अमाउंट दी जाए, तो वो भी सैलरी कहलाएगी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज ज्वाइनिंग बोनस। इसके साथ बेशक लिख लें ज्वाइनिंग बोनस। अक्सर ये होता है अच्छी कंपनीज के अंदर कि वो कोई किसी और कंपनी का की पर्सन उठाते हैं, प्रोडक्शन का या सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो जब वो कोई की पर्सन उठाते हैं तो उसको कहते हैं कि एक तो हम आपको सैलरी भी ज़्यादा देंगे, फिर साथ में उसको ये भी कह देते हैं कि अगर आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है वो 4 सैलरियां एज ए ज्वाइनिंग बोनस भी दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, तो जितनी उसकी सैलरी पर मंथ तय होती है उतने ही 4 या 5 या 2 या 3 सैलरीज आपको ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे देते हैं। यानी कि आप उसको अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में शामिल करने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली अच्छी जगहों के ऊपर, अच्छी कंपनीज के अंदर ये चलता है, और ख़ास तौर पे अपने किसी की पर्सन को उठाने के लिए किसी और कंपनी से। ठीक है, मिसाल के तौर पे गोरमे वाले किसी पेप्सी के पर्सन को उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के, अपनी जो बॉटल्स है उसकी सेल्स को या प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए, तो वो फिर इस तरह से लोग उठाते हैं, उन्हें ज्वाइनिंग बोनसेस वगैरह दे के और उनको अच्छी सैलरी या पैकेजेस दे के। ठीक है, लगी समझ आपको समझ लगी? इधर ही है ना, मोबाइल को देख रहे हैं ना टीचर को देख रहे हैं। फोकस करें जरा स्टडीज के ऊपर। अच्छा, ये आ गया एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। और फॉर एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और चेंजेस टू द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और टू अ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट से क्या मतलब है? कोई शर्त लगा देना, सख्त शर्त। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, कोई सख्त शर्त लगा देना। टू एनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ना मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स चलती हैं। आप एम्प्लॉई को ना मुख्तलिफ किस्म से इंसेंटिवाइज भी करते हैं, उसे रोकते भी हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, कंडीशंस लगा के भी करते हैं, पैसे दे के भी करते हैं। तो इस पूरी पैराग्राफ में जस्ट वो ये बताना चाह रहा है कि आपने पहली बात किसी बंदे को अपने साथ अटैच करना है, तो सैलरी के अलावा अटैचमेंट में पैसे दिए ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे, तो वो भी उस बंदे की सैलरी ही कंसिडर की जाएगी। अब एक बंदा ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि पेप्सी वाले ये कह दें कि भाई तुमने कोक वालों को अपनी कोई सर्विसेज नहीं देनी। एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट होता है ना, 6 बजे के बाद जहाँ मर्जी जाए, 5 बजे के बाद।
तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई आपने मेरे किसी कंपेटिटर के पास नहीं जाना, आपने उनको कोई कंसल्टेंसी नहीं देनी। तो इसके ऊपर वो कहेगा कि यार अगर ये वाली बात है तो फिर आप मुझे फिर इसको मज़ीद इंसेंटिवाइज करें, कहें कोई मसला नहीं, आपको हम पैसे दे देंगे। तो वो जो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एडिशनल पैसे दिए जाएंगे वो भी उसकी सैलरी का हिस्सा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल के दौर में आईटी रिलेटेड लोगों का ना, क्योंकि आईटी वाले लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, वो जो अपनी जॉब कहीं पे कर रहे होते हैं तो शाम में बैठ के किसी और को कंसल्टेंसी दे रहे होंगे घंटे के लिए, कहीं और पे काम कर रहे होंगे। तो जब अगर वो चाहती, अब वो ट्रेंड ऐसा बन गया कि हर कोई ये काम कर रहा होता है आईटी के अंदर, तो अगर कंपनी चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ ही रहे और मैं उसकी वेलबींग के लिए काम करूं, और वो ऑफिस के बाद भी हम उसको इतना फैसिलिटेट कर दें कि उसे ऑफिस के बाद किसी और को कंसल्टेंसी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो इस तरह की कंडीशंस लगा लेते हैं कि भाई आप फिर ऑफिस के बाद कहीं और कंसल्टेंसी नहीं देंगे। तो एम्प्लॉय कहेगा यार मेरा हक है देना, मैं जिस मर्जी को अपनी आईटी की कंसल्टेंसी दूं। तो कहेगा कोई बात नहीं, आप ना दें, हम आपको उसके लिए कंपनसेट करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय को किसी कहीं और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई और मज़ीद पैसे दिए जाएं सैलरी के अलावा, या सैलरी भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, तो ये वाली अमाउंट क्या होगी, उसकी सैलरी ही कंसिडर होगी, ठीक है। आपने एक एम्प्लॉय को अपने पास रखना था, ज्वाइनिंग के टाइम पे पैसे दिए, तो वो उसकी सैलरी होगी। एक एम्प्लॉय पे कंडीशंस लगा दी, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने हमारे अलावा किसी और को अपनी सर्विसेज नहीं देनी, और उसके लिए भी उसको मज़ीद पैसे दिए, तो ये भी क्या आ गया, उसकी सैलरी ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और चेंजेस टू द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ये जिस तरह मैंने अभी ऊपर भी कल बात की थी कि आप उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस चेंज कर दें। पहले वो पंजाब में काम कर रहा था, ठीक है, और एज ए हेड ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे काम कर रहा था, उसे उठा के सिंध में भेज दिया और एज ए हेड ऑफ सेल्स के तौर पे भेज दिया, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन भी बदल दिया, उसकी कंडीशंस भी बदल दी, और उसके अगेंस्ट उसको ज़्यादा पैसे दे दिए। तो ये भी क्या आ जाएगा, वो जो ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो भी क्या होंगे, उसकी पार्ट ऑफ सैलरी ही कंसिडर किए जाएंगे। तो ये वो सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो मार्केट में चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को जो एग्जामिनर, जो टैक्स लॉ है, वो ये कहता है कि दीज आर द पार्ट ऑफ सैलरी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये समझ लें कि जो हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रही है वही सैलरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको ज्वाइन करवाने के लिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस बदलने की वजह से सैलरी के अलावा उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो भी पार्ट ऑफ सैलरी ही है। और ये सारा कुछ आपको कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय भी दे सकता है जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप फ्यूचर एम्प्लॉय किसी के पास जा रहे हैं वो भी दे सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगले एम्प्लॉय के पास चले गए हैं और पिछले एम्प्लॉय से पैसे, एम्प्लॉयर से पैसे लेने वाले रहते हैं, तो वो पास्ट एम्प्लॉयर से आ जाएंगे। ये जो बात इसे लिखी है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, जिधर आप काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर भी आपको दे सकता है। आप किसी और कंपनी में जा रही हैं, वो एम्प्लॉयर भी दे सकता है, वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हो गया। और आप कहीं और चले गए हैं और पीछे वाले ने आपके भी पैसे दे रहे थे, तो जब वो पैसे देगा तो वो आपका पास्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ से पैसे आ गए। तो ये सारे ही सैलरी के अंदर कंसीडर आएंगे, ठीक है। लगी समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी का? अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। जब आप कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं, छोड़ के जाता है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जब खत्म होती है, टर्मिनेट करना नहीं यहाँ पे है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जब खत्म होती है तो कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, जिनमें से एक इंसेंटिव है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक ये होता है कि आप अक्सर क्या करते हो, कुछ कंपनीज ये करती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहते हैं कि आप रजामंदाना तौर पे छोड़ दें, ठीक है, रजामंदाना तौर पे छोड़ दें। अगर आप ये कर लेंगे
तो हम आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे, ज़्यादा अमाउंट आपको दे देंगे, आप अपने साथ घर ले जाएं। तो ये एक ऑप्शन दी जाती है, इसे कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। सही है, सोने का हाथ मिलाते हैं आपके साथ, ठीक है, कि भाई ये आपको एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप आज या साल बाद या किसी एक स्पेसिफिक एज पे जाके आप छोड़ देते हैं एम्प्लॉयमेंट को, तो आपको इतनी अमाउंट दे दी जाएगी। वो फिर अब एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो उसको अवेल करता है कि नहीं। तो ऐसा किसी अमाउंट का मिलना टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, तो वो भी सैलरी ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट होती है। वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा हो सकता है कि आपकी करंट सैलरी जो चल रही है महीने की, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 5 कर दें, 10 कर दें, ठीक है। वो आपकी सर्विस लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर 25 साल से कंपनी के साथ लगे हुए हैं तो वो कितना का आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जब ख़त्म हो रही है उस टाइम पे अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं, अमाउंट मिल रही है, तो वो भी आपकी जो है इसमें कंसिडर की जाएगी। Amount received from the provident fund except for a contribution made by the employee in respect of which the employee was not entitled to a deduction। ये जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, ये काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने आगे डिस्कस करने हैं, इन सारों की ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट इसमें क्या कहती है। लेकिन ये सी पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको बता दे देता हूँ कि प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, बेसिकली अभी तक का आपको जेहन में रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक फंड है, एक बास्केट है, उसको क्रिएट करता है एम्प्लॉयर। हर महीने उस बास्केट के अंदर एम्प्लॉई कुछ पैसे अपने जमा कराता है। जितने पैसे एम्प्लॉई जमा कराता है तकरीबन उसके बराबर एम्प्लॉयर जमा कराता है। तो जब वो बंदा छोड़ के जाता है तो उसको वो सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, उस बास्केट में से फिर वो एम्प्लॉयर पैसे निकालता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसको अपने पैसे, एम्प्लॉयर के पैसे और वो जो इंटरेस्ट कमाया होता है वो तीनों चीज़ें मिलती हैं और वो लेके वापस चला जाता है। सही है। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एम्प्लॉय वाज नॉट इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन, वो वाला कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने नहीं किया, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के अलावा जो अमाउंट मिले वो पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है। इसको काफी डिटेल में पढ़ना है। जस्ट अगर आपको भी इस टाइम थोड़ा थोड़ा भी समझ लग गया तो इट्स ओके। वो भी बता देता हूँ ना कहाँ जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आपको जब वापस मिलेगा दैट इज पार्ट ऑफ सैलरी। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और जो इंटरेस्ट था वो भी सैलरी है, ठीक है, वो भी सैलरी है। एक बास्केट बनती है, ठीक है, उस बास्केट के अंदर, बास्केट समझाने के लिए उसको फंड कहते हैं। उस फंड के अंदर एम्प्लॉयर कुछ पैसे डालता है, एम्प्लॉय कुछ पैसे डालता है। एम्प्लॉय अगर 10 रुपये डाल रहा है तो 10 रुपये ही एम्प्लॉयर डालता है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, वो 20 रुपये निकालता है और 20 रुपये लगा के कहीं इन्वेस्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर उसे जहाँ इन्वेस्ट किए वहाँ से उसे 5 रुपये का नफ़ा आया, तो वो 5 रुपये उठा के उसने उसी बास्केट में डाल दिए। अब उसके अंदर कितने पैसे हो गए, कितने, 25 में से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 रुपये। इस लाइन में वो कह रहा है कि वो जो ऊपर वाले 15 है ना वो भी सैलरी है, ऊपर वाले जो 15 है वो भी सैलरी ही है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सैलरी है ही है, लेकिन वो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो ऊपर वाला 15 है वो भी सैलरी ही है, ठीक है। क्योंकि जब वो छोड़ के जाएगा ना तो एम्प्लॉयर उसके हाथ में पूरा 25 रुपये दे देगा। यही तो फायदा है ना उसका, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया ना, ये बेनिफिट है, फायदा है। एम्प्लॉयर को कोई फायदा नहीं हुआ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ही ये सारी अरेंजमेंट की थी, ठीक है। उसने कहा मेरे पास इतने काबिल लोग काम कर रहे हैं, सही है, तो ये एक फायदा देती है कंपनीज जो है ना।
तो वो जो ऊपर वाला 15 है, जब वो वापस जा रहा होगा कंपनी छोड़ के या बीच में वैसे विड्रॉल करेगा, तो लॉ ये कह रहा है कि उस ऊपर वाले 15 को भी आप सैलरी ही समझो। लगी समझ? तो प्रोविडेंट फंड पूरे के ऊपर डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़नी है। ठीक, लगी समझ? अब कुछ 50% भी लग गई है तो कोई मसला नहीं, आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने। अभी सिर्फ इतना पता चल जाए है क्या। एनी पेंशन और एनी एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एनी एन्युटी रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कोई पेंशन का मिल जाना ये भी सैलरी का हिस्सा है, इसकी भी टैक्स ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़नी है। एन्युटी का क्या मतलब होता है? कोई एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई अमाउंट मिले तो वो एन्युटी कहलाती है। तो वो भी उन्होंने कहा है कि वो भी जो है सैलरी का हिस्सा है। और उसके अलावा कोई ऐसी अमाउंट जिसे पेंशन या एन्युटी तो नहीं कहते लेकिन है इसी तरह की, तो वो भी सैलरी का हिस्सा ही है। एनी अमाउंट ऑफ गेन अर्न अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत अगर कोई अमाउंट आपने अर्न किया है तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा ही है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, बी और सी, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होनी है। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे जाके मज़ीद क्लियर कर लेंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होती है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ग्रेचुइटी क्या होती है, पेंशन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये वाले नाम जो है ये सैलरी के स्कोप के अंदर फॉल करेंगे, कि यानी कि जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे यहाँ पे तो उसके अंदर ये सारा कुछ एंटर होगा। तो अभी सिर्फ समझाने का मकसद ये है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। सैलरीड पर्सन कौन है, डिडक्शंस नॉट अलाउड, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सैलरी का हेड ऐसा है कि जिसके अगेंस्ट किसी भी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं होती। कैपिटल गेन में होती है, प्रॉपर्टी में होती है, बिजनेस में होती है, अदर सोर्स में होती है। सैलरी में कोई भी किसी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं है, ये बात याद रखनी है, अपने पल्ले से बांध लेनी है। आगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। आगे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पाकिस्तानी सोर्स सैलरी, पाकिस्तानी सोर्स सैलरी कहते किसे हैं? Salary shall be Pakistan source of income if salary is received from any employment exercised in Pakistan wherever paid, or salary paid by the government of Pakistan wherever the employment is exercised. सैलरी आपको मिल रही है उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो आपने कहाँ इनकर की है? पाकिस्तान में, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगी। बेशक सैलरी मिल आपको पाकिस्तान से बाहर रही है, लेकिन वो उन सर्विसेज के अगेंस्ट, उन एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मिल रही है जो आपने कहाँ सर्व की है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में काम किया है, तनख्वाह मिल यूएस में रही है, तो वो क्या होगी? पाकिस्तान सोर्स। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई सैलरी दे wherever the employment is exercised, एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में करो, पाकिस्तान से बाहर करो, जहाँ मर्जी करो, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान दे रही है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मिनिस्टर्स जो होते हैं, आप में फॉरेन मिनिस्टर है, किससे वाले की? ऊपर वाले की केस के अंदर पेंशन भी मिलती है, और आपका कोई पर्सन, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो बाहर के मुल्क के अंदर होते हैं, ठीक है, फॉरेन के अंदर होते हैं। तो अगर यहाँ से एम्प्लॉय को वहाँ भेज दें कुछ अरसे के लिए, ठीक है, तो और उसे पिछले एरियर्स भी मिले, देन दैट विल बी द सर्विसेज ऑफ दैट विल कंसीडर पाकिस्तान सोर्स इनकम। ठीक है, वो सर्विसेज जो रेंडर दे रहा होगा पाकिस्तान की, लेकिन मिल उसे रही है बाहर जाके, किसी विजिट पे गया है, ठीक है, आप 30 तारीख तक आप पाकिस्तान में रहे हैं, यकम को आप कनाडा चले गए हैं, सैलरी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को जो आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है वो हो तो आपको कनाडा में रही है, मिल रही है,
लेकिन वो सर्विसेज उसकी हो रही है जो पिछले महीने आपने पाकिस्तान में सर्व की थी। सही है। तो अगर आप परमानेंटली उधर चले गए तो फिर एक अलग बात है, फिर आप वहाँ पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों की सर्विसेज आपको वहाँ जाके मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो वो फिर आपकी पाकिस्तान सोर्स में ही आएंगे। बाकी एक जैसा इन्होंने रिटायरमेंट की एक बात की, ठीक है, कि आप रिटायर्ड होके तो चले गए हैं और चले आप मुल्क से बाहर गए हैं, तो वहाँ जाके आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो किसके एवज मिल रहे हैं? वो जो 15 साल आपने पाकिस्तान में काम किया था, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कहलाएगी। सर कोई कंपनी है, कोई फॉरेन की कंपनी है, उसका फिर पाकिस्तान में ऑपरेशन था, इसके लिए फिर बंदा पाकिस्तान में सर्विस लेके गया, वो कंपनी बाहर की, अब उसको इस सर्विस के लिए जो उसने पाकिस्तान में फॉरेन कंपनी के थ्रू दी है उसको पे किया जाएगा, तो क्या ये भी है? सर्विसेज जो आपने अर्न की होगी ना पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में जो सर्विसेज दी हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये भी इसमें फॉल करेगी कि उसने 4 महीने पाकिस्तान में गुजारे और 4 महीने पाकिस्तान में गुजार के इस 4 महीनों की तनख्वाह उसको अपने हेड ऑफिस में जाके मिल रही है, ठीक है, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम, ठीक है, क्योंकि सर्विस उसने अर्न की है वहाँ पे पाकिस्तान में। आगे जी, रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स। और इसके नीचे एक पॉइंट है, अमाउंट ऑफ परक्विजिट व्हेन ट्रीटेड रिसीव्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पे एक हेडिंग है टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। सबसे पहला पॉइंट जो है टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, इसको जरा एक मिनट पढ़े। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, दैट इज एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ये बात हमने लास्ट में कल के लेक्चर में पढ़ी थी। A person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisite if it is actually received by the person, applied on behalf of person, at the instruction of the person or under any law or made available to person। इस पॉइंट को, पॉइंट बी को समझाना चाह रहा हूं कि एक बंदा है, उसकी सैलरी है 1 लाख, एक बंदा है उसकी सैलरी है 1 लाख, इस 1 लाख में से 50,000 उसने रिसीव कर लिया, रिसीव्ड 50,000 उसने कैश में रिसीव कर लिया या चेक में रिसीव कर लिया, वट एवर द केस इज। 10,000 उसका अप्लाई प्रोविडेंट फंड में अप्लाई कर दिया, प्रोविडेंट फंड में अप्लाई कर दिया ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस में। मैंने आपको बताया ना, बास्केट है, बास्केट में एम्प्लॉय अपने पैसे भी डालता है, तो वो इजाजत देता है तो उसके पैसे डलते हैं ना, वो इजाजत देगा तो उसके पैसे डलेंगे। तो इस लाख में से 50,000 उसे रिसीव हो गया, 10,000 उसने प्रोविडेंट फंड में कहा कि यार मेरा 10,000 प्रोविडेंट फंड में डाल लो, ठीक है। 15,000 उसने इंस्ट्रक्शन दी कि यार मेरा बच्चों की जो स्कूल की फीस है ना वो आप लोग पे कर दें। यकम की यकम स्कूल की फीस आती थी, सैलरी ट्रांसफ़र होती थी 10-15 तारीख को, तो उसने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की
कि जो 15,000 की मेरी यकम की फ़ीस है बच्चों के स्कूल की, वो आप पे कर दें, जब मेरी सैलरी आएगी तो आप उसमें से काट लीजिएगा। तो ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस स्कूल फीस पेड कर ले, या पेमेंट कर दी, कहीं और पेमेंट कर दी, स्कूल फीस की पेमेंट कर दी, या किसी और रेंट की पेमेंट कर दी। उसे रेंट पे घर लिया हुआ था, यकम उसे रेंट देना था, उसने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया कि मेरी सैलरी में से आप 15,000 का जो रेंट है वो पे कर दें, जब आप सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उसमें से काट लीजिएगा। तो उसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जी इसकी पेमेंट कर दें 15,000 रुपये की, रेंट की पेमेंट करवा दी या फीस की पेमेंट करा दी, वट जो भी है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन पे उसने पेमेंट करवा दी अपनी इस चीज़ की। 5,000 की इसने कोई पेनल्टी पे करनी थी, ठीक है, कोई इसने लॉ तोड़ा था या इसको किसी लॉ तोड़ने की वजह से कोई पेनल्टी लगी थी, ठीक है, तो 5,000 की इसने कोई पेनल्टी पे करनी थी गवर्नमेंट को, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, तो इसने 5,000 की वो पेनल्टी पे करवा दी, ठीक है। कितने रह गए पीछे? 20,000 रह गया मेड अवेलेबल, यस। 20,000 का उन्होंने क्या किया, चेक बना दिया, और चेक बना के एम्प्लॉयर ने चेक बना दिया और अपने ड्रॉ में रख के उसे कॉल करके कहा कि 20,000 रुपया अवेलेबल है, जब मर्जी आके ले लो। जब मर्जी आके चेक बना दिया ना, उसके लिए मेड अवेलेबल कर दिया। उसने कहा ठीक है आप मेरे पास रखे, मैं आगे ले लूंगा। तो 20,000 का एम्प्लॉयर ने चेक बना के उसके पास रख दिया। 50,000 उसने रिसीव किया, 10,000 उसने प्रोविडेंट फंड में अप्लाई करवा दिया, 15,000 का उसने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन देके अपना कोई खर्चा कम करवा लिया, खर्चा पे करवा लिया। 5,000 की उसने कोई पेनल्टी देनी थी गवर्नमेंट को, उसने वो वाली पेनल्टी दे दी, और 20,000 का चेक बना के एम्प्लॉयर ने रख दिया कि भाई हमारे पास है, हमारे ड्रॉ में पड़ा है, जब मर्जी आके ले लेना, यानी कि उसके लिए मेड अवेलेबल कर दिया। इस सारे सिनेरियो में ये देखना है कि उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, सारी है भाई। तो लॉ यही कहना चाह रहा है कि इन सारे सिनेरियो को बेस बनाते हुए आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ 50,000 जो उसे कैश में मिला है वो उसकी सैलरी है, बल्कि ये सारी भी ऐसे ही कंसिडर की गई जाएंगी कि जैसे उसने रिसीट कर ली है। सही है, इन सब को भी यही समझा जाएगा कि उसने रिसीट कर ली। तो आपने सिर्फ यही नहीं समझना कि वो कैश लेके गया है तो उसने कैश रिसीट किया है, नहीं। अगर उसने अपने बिहाफ पे 10,000 अप्लाई करवा दिया है तो ये भी समझा जाएगा उसने रिसीट कर लिया है। अगर 15,000 उसकी इंस्ट्रक्शन पे उसका खर्चा पे हो गया है तो ये भी समझा जाएगा उसने रिसीट कर लिया है। अगर उसने कोई गवर्नमेंट को पेनल्टी दे रही थी वो दे दी है तो ये भी समझा जाएगा कि वो रिसीट कर चुका है। और 20,000 का चेक तो वैसे ही ड्रॉ में पड़ा है, वो नहीं लेने आया, उसका मसला है, तो हम यही समझेंगे कि उसने रिसीट कर लिया, ठीक है। तो चार्जेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो होगी वो बेस करेगी रिसीट बेसिस पे, तो रिसीट में ये सारा कुछ भी शामिल है, ठीक है। जस्ट कैश का लेना शामिल नहीं है, ये सारा कुछ भी रिसीट में शामिल है, ठीक है। Is there any possibility that he could take anything in kind? Anything in kind. Anything in kind हो सकती है वैसे। अच्छा, anything in kind में ना पर्क्स आते हैं, ठीक है, जो परक्यूजिट्स आते हैं, ठीक है,
उसके अंदर वो गाड़ी देता है, ठीक है, उसके अंदर वो हाउस रेंट अलाउंस भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर पर्क्स आते हैं। हाँ,